हाँ जी, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? जल्दी बताओ, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल? बताओ बताओ बताओ, क्या मैं आपको दिखाई सुनाई दे रहा हूं दोस्तों? वेलकम टू दिस सेशन, वेलकम टू दिस सेशन गाइस, वेलकम बैक टू दिस सेशन। संडे के बाद मंडे जिस दिन आओ तो उस दिन ऐसा मन करता मेरे प्यारे बच्चे आ गए, कहां गए थे तुम? राइट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर है हमारा। चैप्टर में हम आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ते हुए चैप्टर का एक पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो पहले रिकैप करेंगे, रिकैप करने के बाद में फिर आज जो कहानी बढ़ना है आगे, उस कहानी को आज आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। फटाफट से एक बार बता दो कि मेरी आवाज आपको बेहतरीन आ रही है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं? बोलो क्यों दोस्तों? ऐप सबका अपडेट हो गया है ना? क्योंकि कुछ कुछ फीचर्स अपन ने एनहांस करें तो एक बार अपडेट कर लेना। तुम्हारा हो गया अपडेट? वेरी गुड यार, मेरा अब अपडेट हो रहा है क्योंकि। चलिए, तो पहले रिकैप करेंगे एक बार थोड़ा सा अपन अपना वाला पार्ट, और फिर उसके बाद में शुरू करेंगे। जिसको आवाज कम आ रही है यहां से वॉल्यूम साइड से बढ़ा लो। हमारे तरफ से आवाज अच्छी है, तुम तुम्हारे साइड से बढ़ा। टेस्ट आता है तभी पता नहीं चलता है, ऐसे कैसे पता नहीं चलता है यार? संडे के दिन टेस्ट आता है। नया वाला वीडियो देखा सर, कालू वाला? बहुत मारूंगा मैं। वो वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये था दिखाना कालू वाला क्या होता है, ऐसा बोलो ना कि जो बॉडी शेमिंग या फिर रेसिज्म है उसके ऊपर कालू वाला वीडियो। चलिए, वेलकम वेलकम वेलकम। चैट मुझे सबकी दिख रही है, मैंने बस प्राइवेट कर दी, तो आपको एक दूसरे की दिखेंगे तो तुम आपस में बात करते रहते हो। ये देखो ऐसे, ठीक है? तो देखो कहानी क्या है, हम लोगों ने चैप्टर आगे बढ़ा दिया था हमारा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर आगे बढ़ा दिया था। और इस चैप्टर में आपको क्या देखने को मिल रहा है? इस चैप्टर में आपको देखने को मिल रहा था कि हमने फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग पढ़ी थी। फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग पढ़ने के बाद में एक कदम और आगे बढ़ गए थे अपन, और फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग पढ़ने के बाद में ये वाला पार्ट जो था, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इस सेगमेंट को अपन ने उठाया था, जिसमें अपन देखा था कि कैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन आने के बाद उन्होंने क्या किया था सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाने के लिए। वो सारा पार्ट हो गया। वो देखने के बाद में फिर अपन नेपोलियन के नेपोलिक कोड को पढ़ चुके थे कि कैसे नेपोलियन ने एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट और मॉडर्न चेंजेस लेके आया था। लेकिन शुरुआत में जिन लोगों ने सपोर्ट किया उन लोगों ने अपोज किया। ये वाला पार्ट देख लिया, क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन देखने के बाद में फिर हमने देखा था मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो जिसमें थ्योरी एस्पेक्ट पे अपने क्या देखा कि यूरोप बना कैसे, यूरोप में नेशनलिज्म आया कैसे। तो उस समय के समाज को समझा, एरिस्टोक्रेट्स थे वहां पे, मिडिल क्लास के लोग थे। मिडिल क्लास के लोग जो थे उनकी आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म, जहां पे वो पॉलिटिकल सेंस में क्या चाहते थे, गवर्नमेंट बाय कंसेंट चाहते थे, इक्वालिटी फॉर ऑल चाहते थे, इकोनॉमिक सेंस में फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहते थे, स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो ये चाहते थे। और इसी आइडियोलॉजी को लिबरल्स ने अपने हथियार बना के नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी। अब उसी के पैरेलल क्या हो रहा था समाज में उस समय पे, कंजर्वेटिव्स भी थे। तो वो जो नेपोलियन पावर में आया था, नेपोलियन को हराया, कंजर्वेटिव्स ने कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी डोमिनेट करी। कंजर्वेटिव्स जो थे तो उन्होंने नेपोलियन को हराने के बाद में ट्रीटी ऑफ वियना साइन करी। कंजर्वेटिव्स बड़े स्ट्रिक्ट थे और उन्हीं की स्ट्रिक्टनेस को अपोज करते हुए रेवोल्यूशनरी आए थे। ध्यान आ रहा है? जिन रेवोल्यूशनरी ने कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट में आवाज उठाई, तो वन सच रेवोल्यूशनरी वाज गिउसेप्पे मजीनी। ठीक है, वैसा एक रेवोल्यूशनरी कौन था? गिउसेप्पे मजीनी, उसके बारे में अपन ने पढ़ा।
फिर यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहां से आगे बढ़ने के बाद में अच्छा देखो ये स्टोरी लाइन वही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, नेपोलियन आया, नेपोलियन गया, कंजर्वेटिव्स आए, कंजर्वेटिव्स के बाद में एज ऑफ रेवोल्यूशन शुरू होता है। अभी इसकी स्टोरी बता रहा हूं। थ्योरी में हमने क्या क्या देख लिया था, एरिस्टोक्रेट्स, मिडिल क्लास, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, रेवोल्यूशनरीज। रोमांटिसिज्म अपन पढ़ रहे हैं, रोमांटिसिज्म आज की क्लास में और कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको इंट्रो दे दिया था। इंट्रो क्या था कि रोमांटिसिस्ट थिंकर्स वो थे जिनका यह मानना था कि अगर आपको देश को देश बनाना है तो आपको लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है, आपको इमोशंस पे, फीलिंग्स पे, इंट्यूशंस पे, भावनाओं पे, इन चीजों पे काम करना होगा और आप देश को देश बना लोगे, है ना। ये था रोमांटिसिज्म। ये अपन ने पिछली क्लास में टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, एक बार आज वापस वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन कहानी और भी आगे बढ़ गई थी। तो एज ऑफ रेवोल्यूशन में अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने कैसे 1830 में फ्रांस में वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आते हैं, लुई फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना देते हैं। फिर बेल्जियम में यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग निकल के बेल्जियम भी वो होता है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है। एंड व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, तो वो डोमिनो इफेक्ट चालू होता है। ग्रीस में भी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती, ग्रीस आजाद होता है। जो लिबरल्स थे, मिडिल क्लास लिबरल्स थे जर्मनी में, प्रूशियन एम्पायर में, उन्होंने भी ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाई, राजा के सामने कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया, लेकिन राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट कर दिया था। उस राजा का नाम क्या था बताओ जरा चैट में, उस राजा का नाम क्या था। सिलेशिया का भी अपन ने रिवॉल्ट देखा कि सिलेशियन रिवॉल्ट में क्या हुआ था, ध्यान है आपको। सिलेशियन रिवॉल्ट में बेसिकली अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे चीजें, तो सिलेशियन रिवॉल्ट में आपको देखने मिल रहा था कि जो वर्कर्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में आवाज उठाई थी, है। ये कहानी पढ़ चुके थे। थ्योरी में भी सारे थ्योरी मतलब जो आइडिया और आइडियोलॉजी वाला एस्पेक्ट था ये सब पढ़ चुके थे। अपन रोमांटिसिज्म पढ़ रहे हैं, रोमांटिसिज्म वाला पार्ट अपन पढ़ रहे हैं। तो रोमांटिसिज्म वाला जो पार्ट अपन पढ़ रहे हैं उस पे आ जाते हैं हम, है ना। ये वाला रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग वाला, यहां तक अपन पढ़ चुके थे। कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो पूछो। प्राइवेट कर देता हूं चैट, आपस में बात करने लगे। फेडरिक विल्हेम फोर, वेरी गुड। फेडरिक विल्हेम फोर कल वाला टेस्ट दिया था बाबू बाबू बाबू। जिस राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट किया, जर्मनी की बात कर रहा हूं। लुई फिलिप क्यों लिख रहे हो, लुई फिलिप तो फ्रांस का था। लुई फिलिप तो फ्रांस का था ना, समझे। समझे मेरे दोस्त। चलो चलो आगे बढ़ा जाए। WPP मैं तुम्हें 2 दे चुका हूं, ये चैप्टर कंप्लीट होगा जब इसकी तीसरी दूंगा ना। ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना को हेड किसने किया था, तो वो ड्यूक मेटरनिक अंकल जो थे, बहुत बोलते थे, उन्होंने हेड किया था। अब रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग वाला टॉपिक अपन खोल चुके थे पिछली क्लास में, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग वाला जो टॉपिक है, तो उसके अराउंड अपन ने एक चीज कवर कर ली थी। वो क्या थी कि जैसे जैसे अगर आप देखते हो क्या रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग वाले टॉपिक में कि नेशनलिज्म आप सिर्फ लड़ भीड़ के साइंस और इसकी मदद से नहीं ला सकते हो, ठीक है। लोगों के अंदर वो फीलिंग नेशनलिज्म की लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो फीलिंग लाने के लिए आप पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सारी चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हो टू ब्रिंग दी पीपल टुगेदर। और वही चीज होती भी है। जैसे अगर आप देखोगे तो लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने क्या बोला, जिन्होंने जो इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे फोकस करते हैं, है ना, भावनाओं पे फोकस करते हैं लोगों को एकजुट करने के लिए, ठीक है। और देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन। एक कॉमन कल्चरल पास्ट को देश का बेसिस बनाने का वो प्रयास करते हैं। क्लियर हुआ। अदर रोमांटिक्स, और अब जैसे देखोगे तो दूसरे जो रोमांटिक्स मतलब जो रोमांटिसिस्ट थिंकर्स हैं, जो इस फीलिंग में विश्वास रखते हैं कि लोगों को एकजुट, प्यार, मोहब्बत इससे भी किया जा सकता है, सिर्फ लड़ भिड़ के नहीं किया जा सकता है। रोमांटिसिज्म क्या है, तो रोमांटिसिज्म इज एन आइडियोलॉजी, ठीक है, वेयर बाय
नेशनलिज्म और कह सकते हैं कि नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है इट इज फोर्स्ड अमंग द पीपल, जो लोगों के अंदर मन में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा, वो कैसे लाया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ इमोशंस, इंट्यूशंस, फीलिंग्स, इसकी मदद से किया जाएगा, वो चीज है। तो अदर रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रेड हर्डर, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें अलग अलग रोमांटिसिस्ट थिंकर्स की, तो एक जर्मनी के फिलोसोफर थे जिनका नाम था क्या? एक जर्मनी के फिलोसोफर थे जिनका नाम था जोहान गॉटफ्रेड हर्डर। अरे यार रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ हुआ इसमें, पेन साइज बड़ा हो गया ना। जर्मनी के फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रेड हर्डर। तो जोहान गॉटफ्रेड हर्डर क्लेम्ड दैट द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल के लिए वर्ड यूज किया उन्होंने, डास वॉल्क, ठीक है। तो जोहान गॉटफ्रेड हर्डर जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने बोला कि अगर आपको ट्रू जर्मनी पता करना है ना, तो ट्रू जर्मनी ऐसा नहीं कि प्रूशियन एम्पायर इतना बड़ा है तो ये ट्रू जर्मनी है। अगर आपको ट्रू जर्मनी पता करना है तो ट्रू जर्मनी इज अमंग द ट्रू पीपल ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो आपको वहां के जो आम जनता है उनके बीच में जर्मनी को ढूंढना होगा। जैसे बोलते ना कि अगर भारत को समझना है तो भारत मुंबई में नहीं रहता है, भारत दिल्ली में नहीं रहता है, भारत रहता है अरुणाचल प्रदेश के उस कोने में किसी एक गांव में रह रहे व्यक्ति में, भारत रहता है तिरुवनंतपुरम के से और दूर कहीं किसी एक गांव में, भारत रहता है राजस्थान के थार डेजर्ट के किसी एक सूखे क्षेत्र में जहां पे व्यक्ति जिस तरह का जीवन जी रहा है वो भारत को दर्शाएगा। भारत रहता है कश्मीर की उन वादियों में, है ना। तो भारत आपको क्या देखने को मिलेगा? गांव में देखने को मिलेगा। तो वैसे आपको जोहान गॉटफ्रेड हर्डर भी क्या कहते हैं कि अगर आपको जर्मन कल्चर समझना है तो जर्मन कल्चर, ट्रू जर्मन कल्चर इज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी। आप जर्मनी के कॉमन पीपल के बीच में वो ट्रू कल्चर पा पाओगे, ठीक है। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, ठीक है। तो आप फोक सॉन्ग्स को अगर सुनोगे, आप फोक पोइट्री को अगर सुनोगे, फोक डांस को अगर सुनोगे, तो फोक क्या होता है? फोक यानी लोक। फोक यानी लोक मतलब क्या है? तो जैसे बोलते हैं लोक नृत्य, तो लोक नृत्य क्या? नृत्य लोक नृत्य क्या होता है? तो जो कॉमन जैसे ट्राइबल्स के डांस हो गए, ठीक है। फोक म्यूजिक क्या है? तो जो लोक गीत होते हैं, जो गांव में वहां की लोकल पॉपुलेशन जो गाना गाती है, गीत गाती है। तो यहां पे वही बताया गया है कि अगर आपको ट्रू जर्मन कल्चर डिस्कवर करना है तो ट्रू जर्मन कल्चर आपको वहां के लोगों में मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया दास फोक। और वो लोगों में कैसे मिलेगा? तो जो लोगों की फोक सॉन्ग्स होती हैं, फोक पोएट्रीज होती है, फोक यानी लोकल पोएट्रीज होती है, लोकल डांस होते हैं, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन के लिए जर्मन वर्ड क्या है? वॉक्सजीस्ट, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड। और इसी तरह से कि लोकल कल्चर को जब आप हाईलाइट करोगे, लोकल कल्चर के गाने सुनोगे, गीत सुनोगे, नृत्य सुनोगे, तब जाके आप क्या कर पाओगे? एक मजबूत देश बना पाओगे, लोगों के अंदर ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जो है वो बना पाओगे, ऐसे पॉपुलराइज कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट, समझ में? दिस इज द पार्ट। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो जोहान गॉटफ्रेड हर्डर का आइडिया ये बोलता है कि अगर आपको देश बनाना तो देश सिर्फ लड़ भिड़ के मत बनाओ, देश बनाना तो देश बनाने के लिए आपको ये लोकल गीत, लोकल कल्चर, इन सारी चीजों को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, तब जाके देश बनेगा, तब जाके देश बनेगा, समझ में? तब जाके देश बनेगा। क्लियर है? बताओ। फाइन, इज दैट क्लियर? क्लियर है? अरे बता दो जल्दी। जोहान गॉटफ्रेड हर्डर का आइडिया क्लियर है? जोहान गॉटफ्रेड हर्डर का आइडिया। ऑटो वन बिस्मार्क का भी आगे आएगा, इस पे 3 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। रोमांटिसिज्म क्या है और व्हाट वर द आइडिया ऑफ रोमांटिसिस्ट थिंकर्स, एग्जांपल जिसके थ्रू रोमांटिसिज्म आइडिया के थ्रू नेशन स्टेट्स बने हो। ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पता है कि रोमांटिसिज्म का आइडिया क्या है, कि जहां पे आप क्या कर रहे हो? इमोशंस, इंट्यूशंस, मिस्टिकल फीलिंग्स पे फोकस कर रहे हो टू फॉर्म अ नेशन, टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। और उसके एग्जांपल्स क्या है? तो जैसे जोहान गॉटफ्रेड हर्डर का एक एग्जांपल दोगे कि जोहान गॉटफ्रेड हर्डर ने ये क्लेम किया कि आपको ट्रू जर्मन कल्चर अगर लोगों में डिस्कवर करना है तो वो लोगों में ट्रू जर्मन कल्चर कैसे डिस्कवर होगा? जब आप उनके लोकल कह सकते हैं सॉन्ग्स, पोइट्रीज, डांस, इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करोगे, प्रिजर्व करोगे, ठीक है। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में इट वाज वेरी एसेंशियल टू
रिकॉर्ड दीज एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। गॉट इट? चलो क्लियर है? और एग्जांपल्स क्या है? और एग्जांपल्स देखो, और एग्जांपल्स ये रहे, जैसे क्या होता है ना, कभी कभी आप देखोगे तो ये आ जाता है, ये ग्रिम ब्रदर्स। ग्रिम ब्रदर्स आप है ना प्रिंट कल्चर वाला जब चैप्टर पढ़ोगे लास्ट में हिस्ट्री में, वहां भी आएंगे ग्रिम ब्रदर्स। तो जर्मनी में दो भाई थे ग्रिम ब्रदर्स, इन्होंने क्या करा था ना, गांव गांव जाके, जर्मनी में गांव गांव जाके क्या करें, फेरी टेल्स कलेक्ट करी, दादी नानियों की कहानी कलेक्ट करी, और कहानियां कलेक्ट करके क्या करा, एक बुक में कंपाइल कर दी। क्या मजा मिला? तो उन्हें पता था कि ये हमारे देश की धरोहर है। तो इन भाइयों ने क्या करा, इन भाइयों ने गांव गांव घूम के इंटरेस्टिंग ओल्ड फोक टेल जो थी, पुरानी कहानियां थी, उन सारी कहानियों को क्या करके रखा है, किताबों में, मतलब रिकॉर्ड कर लिया। जैसे ऐसा होता ना कि अब मैं बता रहा हूं, जैसे मेरी नानी जी जो थी, तो मेरी नानी जी एक कहानी सुनाती है। क्या कहानी सुनाती है, मतलब अब तो नहीं सुनाती है वो, अब तो अब अरे यार रियलाइजेशन हो गया एकदम से, अब वो कहानियां नहीं सुन पाते, इतने बड़े हो गए। नहीं तो मैं गर्मियों की छुट्टी में क्या करता था ना, मामा के गांव जाता था। तुम्हें भी जाना है, अभी छुट्टियां लगेगी जब जाना, तो मामा के गांव जब जाते हैं तो, और बहुत सारे बच्चे पहुंच भी गए होंगे, तो मामा के गांव से क्लास कर लो, तुम्हें तो ऑनलाइन ही क्लास लेना है। तो मामा के गांव जब जाते थे तो वो कहानियां सुनाती थी। कौन सी कहानियां? कि एक उंदरा था, उंदरा का मतलब होता है चूहा, ठीक है, एक उंदरा था, एक उंदरी थी। तो अब क्या, उंदरी मतलब चुईया तो अब वो कह रहा है, वो डीप इम्प्रिंट रहेगा कि वो आपके कल्चर में चूहे को उंदरा और उंदरी बोलते हैं, इस टाइप से। तो क्या है ना कि दैट कनेक्ट्स यू टू द रूट। आपको पता है कि ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी। तो अब आगे की कहानी तो मैं नहीं सुना रहा हूं तुम्हें, लेकिन ये कंसेप्ट बता रहा हूं कि ये जो फोक टेल्स होती है ना, ये किसी भी जगह के कल्चर को, किसी भी जगह की कहानियों को, किसी भी जगह के स्टोरी टेलिंग के एस्पेक्ट को बचा के रखती है, प्रिजर्व करके रखती है। समझ गए? किसी भी जगह के स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट को, कहानी को, कल्चर को बचा के रखती है। तो वही पॉइंट यहां पे है, वही पॉइंट यहां पे है, ध्यान रखना थोड़ा सा इस चीज को। क्या है वो पॉइंट? कि ग्रिम ब्रदर्स ने भी जैसे जर्मनी में जर्मन कल्चर को बचाए रखने के लिए, जर्मनी बनाने के लिए क्या किया, तो उन्होंने गांव गांव जाके बच्चों के लिए कहानियां जो है वो कलेक्ट करी और उनको कंपाइल करा। ग्रिम ब्रदर्स ने सारी फोक टेल्स को कंपाइल करा, ताकि क्या हो, ताकि वो देश के अंदर वो भाव रख सके कि हाँ ये देश की कहानियां हैं, ऐसा। ठीक है? तो हम वही पढ़ रहे हैं कि रोमांटिसिज्म में आप देश बनाने की जब बात कर रहे हो, तो आप कल्चर पे, इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे, इन चीज पे फोकस करते हो। एक एग्जांपल आपने जोहान गॉटफ्रेड हर्डर का लिखी है। दूसरा एग्जांपल जैसे अब यहां देखेंगे, तो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो होती है, लोकल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस का एक बहुत महत्वपूर्ण रूल रहा है। कैसे? तो द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर द एंशिएंट नेशनल स्पिरिट। लोकल लैंग्वेज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को लाना है या फिर कहानियां कलेक्ट करना है। उस लोकल लैंग्वेज को लोग हथियार की तरह भी इस्तेमाल करते थे। आ ई उ हथियार मार देते थे नहीं, ठीक है? तो ये जो लोकल लैंग्वेज होती है, इस लोकल लैंग्वेज को लोगों ने क्या करा है, ठीक है, मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज पहुंचाने के लिए भी यूज किया है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। हाँ, आप कभी, आप मान लो जैसे कि आप दिल्ली में हो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, दिल्ली में कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। दिल्ली में आप जैसे देखोगे तो हिंदी बोलते हैं मेजोरिटी लोग, ठीक है, लेकिन दिल्ली में सभी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अब दिल्ली में महाराष्ट्र के दो लोग मिले आपस में, तो उन्हें कुछ बोल सकते ना कि थोड़ा उच्चारण से ऐसा लगा, प्रोनाउंसिएशन से थोड़ा सा ऐसा समझ में आया कि ये व्यक्ति भी महाराष्ट्र का हो सकता है, और मान लो मैं भी महाराष्ट्र का हूं, तो मुझे लगा मैं भी महाराष्ट्र का हूं, तो हमारी टोन सेम है। तो हमने फिर मराठी में बात करना शुरू कर दी। तो वो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वो मराठी लोकल लैंग्वेज, वहां पे क्या हो गया, एक लोकल लैंग्वेज ने, एक रीजनल लैंग्वेज ने दो लोगों को जो सेम रीजन से आते थे उनको कनेक्ट कर दिया इन अ थर्ड प्लेस। फाइन। अब आप वही देखना यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो ऐसा केसेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे पोलैंड के ऊपर रशिया ने हमला कर लिया, ठीक है, रशिया ने पोलैंड को कब्जा कर लिया था। तो लोकल लैंग्वेज जो होती, वर्नाकुलर लैंग्वेज होती, जो पोलैंड की लोकल लैंग्वेज थी, रशियंस को तो नहीं आएगी, ठीक है, तो पोलैंड के लोकल लोगों ने उस लोकल लैंग्वेज का, वर्नाकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया एज अ टूल फॉर नेशनलिस्ट अटैचमेंट, एज अ टूल टू कनेक्ट अमंग देमसेल्व्स। समझे? वही चीज यहां पे बताई गई है कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस था, उसका काम सिर्फ लोकल फोकलोर्स या फिर एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को रिकवर करना ही नहीं था, ठीक है, बट इट आल्सो कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू द लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। तो जो लोकल पॉपुलेशन है, जैसा आपने देखा होगा, जब भी आप देखोगे तो कोई पॉलिटिशियंस जाते हैं साउथ में गए, अगर नॉर्थ के पॉलिटिशियन, तो साउथ की लैंग्वेज में एक दो लाइन बोलने की कोशिश करते हैं। क्यों बोलने की कोशिश करते हैं? तमिल में बोलेंगे या तेलुगु में बोलेंगे,
क्यों? क्योंकि उस भाषा से वो क्या कर पाएंगे पता है, वहां की लोकल मासेस जो इलिटरेट है उन तक भी कनेक्ट कर पाएंगे वैसा, ठीक है। तो दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड, पोलैंड which had been partitioned at the end of 18th century by the great powers, जैसे रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने मिलकर क्या करा था, पोलैंड का बंदरबाट मचा दिया था, ठीक है। रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया ने पोलैंड को बांट दिया था। अब इन लोगों ने जब पोलैंड को बांट दिया तो बांटने के बाद में क्या है कि इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, तो पोलैंड नक्शे पे से हट गया, ठीक है। कुछ पार्ट रशिया ने रख लिया, कुछ प्रूशिया ने रख लिया, कुछ ऑस्ट्रिया ने रख लिया था, ठीक। लेकिन आपने देश बांटा है, लोगों को थोड़ी ना बांटा है। लोगों के अंदर तो वो पॉलिश कल्चर जो है, पॉलिश लैंग्वेज जो है, वो तो जिंदा रहेगी, है ना। आपको समझ में आना, रोमांटिसिज्म क्या, आप कल्चर का इस्तेमाल करते हो लोगों को एकजुट करने के लिए। तो यहां पे वही हुआ। तो इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस। तो पोलैंड के लोगों ने अपने कल्चर के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, डांस फॉर्म के थ्रू अपने अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को बचाए रखा। फॉर एग्जांपल, जैसे कैरोल कुरपिंस्की एक व्यक्ति थे, पॉलिश थे, पोलैंड के व्यक्ति थे, ठीक है। ही सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। तो जब वो गीत गाते तो ओपेरा म्यूजिक होता है ना एक बार में, तो वो ओपेरा म्यूजिक जो है, तो उस ओपेरा म्यूजिक के थ्रू, फोक डांस के थ्रू, ठीक है, उन्होंने नेशनल कल्चर को जिंदा रखा। डांस सच एज पोलोनेज, ठीक है, मजूरुका, ये डांस फॉर्म है, तो पोलोनेज हो गया, मजूरुका हो गया, इन डांस फॉर्म्स के थ्रू इन डांस फॉर्म्स को एक नेशनल सिंबल बताया कि मर जाएंगे लेकिन मजरूका डांस करना बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी उन्हें महसूस होती है, क्योंकि उनका देश तो भले ही खत्म कर दिया रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया ने, लेकिन उन्होंने अपने देश को जिंदा रखा। जैसे इजराइल के लिए भी कहा जाता है कि इजराइल में जो ज्यूस लोग थे, तो ज्यूस लोग जर्मनी में भी थे, यूएसए में भी थे। जब तक इजराइल नहीं बना था, इजराइल कंट्री बना के दिया गया, तो जगह जगह ज्यूस लोग रहते थे, लेकिन वो ज्यूस लोग हर एक जनरेशन अपने आने वाली जनरेशन को बताती थी कि हमारी एक जमीन है जेरूसलम के पास, हमें वहां देश बनाना है, ठीक है। तो अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी रहे, लेकिन उन्होंने अपने आप को एकजुट रखा कल्चर के थ्रू। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो चीज रहती है। तो अलग अलग लेवल पे आप जिस देखो, कंट्रीज में, कम्युनिटीज ने अपने कल्चर के थ्रू अपनी आइडेंटिटीज को जिंदा रखा है। गॉट इट? बताओ बताओ, क्लियर है? ट्वेल्थ वालों का, हाँ ट्वेल्थ वालों को हो गया ना काम। मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैंने ऐसे करके ऐसे स्लीव्स फोल्ड करी थी कि आ जाओ सीबीएसई। इतने में क्या हो गया ना, इतने में वो वही चेंज हो गया सारा। तो मतलब ट्वेल्थ का मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो क्या रहा कि आपके जो सीनियर्स हैं जिन्होंने अभी ट्वेल्थ दिया ना, तो उनके एग्जाम ओएसएम टेक्निक के थ्रू हुए थे। और आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, सरप्राइज मत होना जब ये निकल के आए चीज सामने कि एग्जाम ओएसएम के तरीके से चेक होंगे। ओएसएम क्या है? ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो आपकी स्क्रीन पे आपकी मतलब जो कॉपी चेक होती है, तो ऐसे हार्ड कॉपी नहीं जाएगी, कॉपी का पीडीएफ बन जाएगा, और उस पीडीएफ को कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर जो इवैल्यूएटर रहेंगे, आपकी कॉपी चेक करेंगे। तो ये पहली बार क्लास 12 में 2026 में इंप्लीमेंट हुआ था। तो इस ओएसएम की चेकिंग में क्या हुआ, बहुत गड़बड़ हुई। बहुत गड़बड़ ऐसी हुई कि किसी को लग रहा था कि उसका 80 नंबर का पेपर, मतलब उसने अच्छे से करके आया सब कुछ, 75 तो आ ही जाना चाहिए, तो उसको 55 मिल गए। तो बहुत सारे बच्चों ने आवाज उठाना शुरू करी, ठीक है, मैसेजेस आए, कॉल्स आए, मैसेज आए। तो फिर हम भी खड़े हुए कि हमारे बच्चों के अगेंस्ट में कुछ जाएगा तो हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा। फिर मेरा टीचर होने पे लालत है, तो वीडियो सबने बनाए, पूरी टीचिंग फैटर्निटी में सारे टीचर्स ने वीडियो बनाए। इन जनरल जो टीचर नहीं थे, इन्फ्लुएंसर्स थे, उन्होंने भी वीडियो बनाना शुरू करा। फिर क्या होता है ना, इससे सीबीएसई के ऊपर एक दबाव बना। और इनफैक्ट मैं, मतलब मेरे एक क्या बोल सकते हैं ना, एक जर्नलिस्ट मित्र हैं, तो उनसे चर्चा हुई, तो उन्होंने बोला कि ये तो मुद्दा है इन द सेंस कि सच में एक इशू है कि 12th के बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो फिर मैं अगले दिन तुरंत फ्री था, मेरी क्लास नहीं थी उस दिन फ्राइडे, तो मैं तुरंत दिल्ली गया। हमने एक इंटरव्यू भी किया, जिस इंटरव्यू में मैं पूरा रिसर्च करके गया कि देखो ये दिक्कतें हैं। और फिर ये सब कुछ करने के बाद में क्या हुआ, और पूरा टीचिंग कम्युनिटी ने इस चीज को एक वॉइस में एक साथ उठाया। और हमने सोचा था कि अगर नहीं माना सीबीएसई तो फिर बताते हैं। और उतने में सीबीएसई ने अगले दिन वो फीस ही, रीवैल्यूएशन की फीस उन्होंने 700 रुपए कर दी थी, वो 100 रुपए कर दी। तो संगठन में शक्ति होती है। तो जब भी मौका आए ना, तो जहां मौका मिले आवाज उठाने का, तो वहां आवाज उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये सोच ले कि मुझे क्या फर्क पड़ता, मुझे तो एग्जाम नहीं देना, मैंने तो पढ़ा दिया बच्चों को, तो उससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है, ठीक है। शायद हम सब मिलकर आवाज ना उठाते तो 12th के कितने बच्चे सफर कर जाते हैं। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज वॉइस।
wherever it is required, हर जगह नहीं। आपके अगर कोई भैया दीदी हैं तो उनसे पूछना क्या हुआ था ओएसएम का लफड़ा, ठीक है। आ जाओ इधर अब, देखो क्या है, समझ में आया यहां तक। तो द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट बट आल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट, ठीक है। तो यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां आपको क्लियर कट तरीके से समझ में आ रहा है कि ये जो हम बात कर रहे हैं रोमांटिसिज्म की, तो उसमें आपने एक कैरोल कुरपन्स्की वाला एग्जांपल यहां देख लिया, एक जोहान गॉटफ्रीड हर्डर का एग्जांपल देख लिया, कैसे उन्होंने जर्मन नेशन बनाने के लिए लोकल लोगों के अंदर जर्मनी बसता है उस चीज को बताया। यहां आपको देखने को मिल रहा है कैसे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हो रहा है, तो डांस फॉर्म, म्यूजिक्स वगैरह, इनके इस्तेमाल से पोलैंड ने अपना रेजिस्टेंस शो करा। इसी के साथ साथ जैसे ये तो लोकल कल्चर हो गया, अगर लैंग्वेज के स्पेसिफिकली एग्जांपल को देखेंगे तो लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। लैंग्वेज ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। तो जब रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था ना पोलैंड के ऊपर, तो आफ्टर द रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ द स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इंपोज्ड एवरीवेयर। ये है ना शायद 12th क्लास में एक चैप्टर भी है, द लास्ट लेसन ऐसा करके, पुरानी बुक में आता था इंग्लिश की भी। तो रशिया ने पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया था, कब्जा कर लिया था, और कब्जा करने के बाद अब क्या है कि रशिया बोलेगा पोलैंड रशिया का हो गया, तो वहां पे लैंग्वेज भी कौन सी बोली जाएगी, लैंग्वेज भी वहां पे बोली जाएगी रशियन लैंग्वेज ही बोली जाएगी। तो आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ द स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इंपोज्ड एवरीवेयर। हर जगह रशियन लैंग्वेज इंपोज कर दी गई थी। तो इन 1831 एन आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस व्हिच वाज अल्टीमेटली क्रश्ड, ठीक है। तो लोगों ने हथियार भी उठा लिए थे कि हम रशियन लैंग्वेज क्यों हम एक्सेप्ट करें, हमारा पोलैंड था, आपने देश पे कब्जा कर लिया, अब हमारे कल्चर को भी खत्म कर रहे हो आप, अब यहां बोल रहे हो कि अब यहां रशियन लैंग्वेज ही बोलना है। तो लोगों ने क्या करा है, लोगों ने हथियार भी उठाए, लेकिन उनके उस रेबेलियन को क्रश कर दिया गया था। फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। तो अब क्या है ना कि आप जैसे देखोगे तो पोलैंड के लोग को यह समझ में आ गया था कि अब हमारे ऊपर हमला तो हो गया, कब्जा तो हो गया है, लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी को जिंदा कैसे रख सकते हैं। उन्होंने लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज किया। खास करके जो क्लर्जी क्लास के लोग थे, मतलब जो चर्च के लोग हुआ करते थे, प्रीस्ट वगैरह, तो चर्च के लोग क्या करते थे कि अब लोग चर्च संडे के दिन चर्च में जाते थे, तो इनको रशियन लैंग्वेज में सरमन नहीं देते थे, वो लेक्चर नहीं देते थे, वो उनको पॉलिश लैंग्वेज में प्रीचिंग करते थे, ठीक है। तो बहुत सारे क्लर्जी क्लास मतलब वो प्रीस्ट वाली क्लास, प्रीस्ट क्लास के लोगों ने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया पोलैंड को जिंदा रखने के लिए, ठीक है, पोलैंड को जिंदा रखने के लिए। तो एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। तो वो रशियन लैंग्वेज में नहीं प्रीच कर रहे थे, रशियन लैंग्वेज में नहीं लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाते थे, वो पॉलिश लैंग्वेज में ही पढ़ाते थे, और इसी से नाराज होकर रशियन अथॉरिटीज ने बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया, ठीक है, सर्बिया की जेल्स में पहुंचा दिया। लेकिन पोलैंड के लोगों ने लैंग्वेज की मदद से अपने कह सकते हो क्या, अपने कल्चर को जिंदा रखा, देश को देश बनाने के लिए प्रयास किया। द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, ठीक है। पॉलिश लैंग्वेज को सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है, रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट में यूज किया जाने लगा। क्लियर हुआ। तो अब आपको मैंने 3 एग्जांपल बताया, एक जोहान गॉटफ्रीड हर्डर का बताया, दूसरा बताया कि कैसे पोलैंड के प्रीस्ट वगैरह जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, तीसरा वही बताया कि कैसे पॉलिश कल्चर को डांस, मजूरुका और पोलिनेस की मदद से इस्तेमाल किया जाता था अगेंस्ट दी रशियन डोमिनेशन, और जो भी रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने डिवाइड किया था। तो ये तीनों एग्जांपल से दर्शाते हैं कि तीनों जगह कल्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लैंग्वेज का, फीलिंग्स का, टू क्रिएट अ नेशन और टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। और इसी चीज को हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। समझ में आया? इसी चीज को हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। क्लियर है? बताओ जल्दी। इसी चीज को हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। फाइन, जल्दी बताओ। बिशप्स कौन होते हैं? तो बिशप्स भी है ना हाई रैंक के जो प्रीस्ट होते, फादर होते हैं ना, जैसे स्कूलों में, कैथोलिक स्कूल वगैरह में आप देखोगे तो वो
ये वाली टी शर्ट सिर्फ आपके पास ही क्यों है, और लोगों के पास क्यों नहीं है? कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना दोस्त। दीदी मैंने किसी को एक ही प्रिंट हुई है बस, ओनली वन पीस। क्लियर है? कैरोल कुरपुंस्की एक व्यक्ति था, वॉज अ पॉलिश नेशनलिस्ट, पोलैंड का एक व्यक्ति था, जिन्होंने जब देखा कि पोलैंड के मतलब पोलैंड पे कब्जा हो गया, तो पोलैंड के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए पोलिनेज, मजूरुका जैसे डांस फॉर्म वगैरह का इस्तेमाल किया उन्होंने, ठीक है, एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक है बाबू, चलो आगे बढ़ा जाए। तो अब मैंने आपको एक टॉपिक और स्टैंड अलोन टॉपिक जो था अपना वो बता दिया। स्टैंड अलोन टॉपिक अपना एक रोमांटिसिज्म था, रोमांटिसिज्म भी समझा दिया। तो हमारी कहानी एक बार फिर रिकैप करवा रहा हूं मैं तुम्हें। ये सारी स्टोरी लाइन अपन ने देख ली, 48 तक पहुंच गए, लिबरल मिडिल क्लास का रिवॉल्ट था, है ना, लिबरल मिडिल क्लास के रिवॉल्ट के बाद, और आइडियोलॉजीज में अपन ने रोमांटिसिज्म तक सारी चीजें पढ़ ली हैं। तो अब इस पेज को अपन आगे ले चलते हैं ना, इस पेज को अपन आगे ले चलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ये इतने स्टोरी लाइन के टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अरे क्या है खिसक जा। नीचे और जाने दो अभी, रुको। चल भाई, टुबुक टुबुक। लिबरल मिडिल क्लास रेवोल्यूशन भी पढ़ लिया अपन ने। बस 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 बस, लिबरल मिडिल क्लास रेवोल्यूशन यहां तक वाला पार्ट पढ़ लिया अपन ने, लिबरल मिडिल क्लास रेवोल्यूशन वाला, है ना, जिसमें आपने देखा कि कैसे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बना के वो लोग जाते हैं, और ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाने के जाने के बाद में क्या होता है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाते हैं उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो रिजेक्ट हो गया, अब क्या, लेकिन उस चीज को आप फेलियर नहीं बोलोगे 1848 के रिवॉल्ट को। क्यों? क्योंकि उसमें एटलीस्ट राजाओं के कान के पास में एक बार झिंकार आ गई थी किस चीज की, कि आज दबा दिया रेवोल्यूशन को, लेकिन कब तक दबाओगे, तो आपको धीरे धीरे इन्हें लिबर्टी तो देना ही पड़ेगी। वो वाला सीन था, धीरे धीरे लिबर्टी तो देना ही पड़ेगी, है ना। यहां तक अपन पढ़ चुके थे। अब स्टोरी लाइन में भी जैसे मैंने आपको बताया 1848 की स्टोरी लाइन तक तो अपन पहुंच गए कि रिवॉल्ट ऑफ लिबरल्स इन जर्मनी यहां तक हो गया था। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट। तो अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी आपकी। अब इसके बाद कहानी जो आगे बढ़ेगी तो उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक क्लियर है ना सभी को? कहानी आगे बढ़ाने से पहले लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन तो खेल लो, जो आपने इतना पढ़ा है, रोमांटिसिज्म पढ़ा है, एज ऑफ रेवोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ा है, तो उसके क्वेश्चन खेल लेते हैं। जाओ बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस सीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। पोल दे रहा हूं मैं, और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये तुम्हें हर साल एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये स्टेटमेंट बहुत फेमस स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? हु अमंग द फॉलोइंग remarked when France neither the rest of the Europe catches cold। बताओ 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 जल्दी। सिंपल है, ये स्टेटमेंट जिसका है ना, ये अंकल बहुत बोलते थे।
बताओ। 3, 2, 1, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। रिजल्ट आ चुका है। 58% बच्चे, मात्र मारू चाटा बना दू पराठा, मात्र 58% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। ये तो सिंपल है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। जैसे आपने देखा ना कि फ्रांस में जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई तो एक अंकल हैं ड्यूक मेटरनिक, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किया था, तो वो आके बोल गए कि यार ये फ्रांस को जब छींक आती है ना पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है, मतलब कि फ्रांस में कुछ होगा उसका डोमिनो इफेक्ट जो है पूरे यूरोप में देखने को मिलेगा। तो व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, सेड बाय ड्यूक मेटरनिक। अगला क्वेश्चन, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, देखो 2020 में भी आया, 22 में भी आया, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। अब जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर जो है बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट मतलब क्या है? स्कूल ऑफ थॉट मतलब आपके स्कूल नहीं, डीएवी है क्या, ये कौन सी स्कूल में है बच्चा। स्कूल ऑफ थॉट मतलब कि वो क्या सोचते थे, किस तरह के विचारक थे वो। तो बताओ, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर जो है, तो ही बिलोंग टू विच स्कूल ऑफ थॉट। पोल क्रिएट कर रहा हूं मैं, पोल क्रिएट कर दिया है, पोल आ गया तुम्हारे चैट में। देखो एक बार पिछले वाले लीडर बोर्ड के अगर हम देखें तो एडोल्फ हिटलर पहली नंबर पे आए थे पिछले वाले क्वेश्चन में, जागृति सिंह चौधरी, कौशिकी मिश्रा, तरुण गुप्ता, अंशिका, श्रेयांश विशाल, समर्थ, यश चौधरी और अभिराज। ठीक है, ये सारे बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं, ये सारे बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं। क्लियर हुआ? वाई एडोल्फ हिटलर इज स्टडिंग हिस्ट्री। उनकी इच्छा, हिस्ट्री लिखता हूं, हिस्ट्री पढ़ाता हूं हिस्ट्री बनाता हूं, ऐसा बोलता है हिटलर। तो इसका राइट आंसर है रोमांटिसिस्ट। ठीक है, रोमांटिसिस्ट। जोहान गॉटफ्रीड हर्डर वाज अ रोमांटिसिस्ट थिंकर, जिनका क्या मानना था, जिनका मानना था कि रोमांटिसिज्म आइडियोलॉजी जो, उसकी मदद से हम रोमांटिसिज्म यानी कि हम कल्चर, इमोशंस, इंट्यूशंस की मदद से देश को देश बनाएंगे। आइडेंटिफाई द पेंटिंग, ऐसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो बताओ जरा, इस पेंटिंग के हिसाब से क्या लग रहा है आपको, पेंटिंग कहां की है? ये मैंने तुम्हें बताया भी था। और पिछले वाले क्वेश्चन का अगर आंसर देखें तो पिछले वाले क्वेश्चन में रिजल्ट फेच हो रहा है अभी। 74% बच्चों ने सही आंसर दिया था पिछले वाले में, रोमांटिसिज्म इज द राइट आंसर। और जो बच्चे लीडर बोर्ड पे आए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, उनका लीडर बोर्ड देखें तो समर्थ आजाद, अध्यक्षा, सचिन कुमार पाठक, प्रंजय यादव, रिट्जू, ऋतिक गुप्ता आदि, भूमि, धैर्य और अक्षित, ये सारे बच्चे पिछले क्वेश्चन में लीडर बोर्ड पे आए थे। तालियां बता दो। अरे लीडर बोर्ड गया नहीं क्या इस बार का? अभी पोल आया नहीं ना? रुक जाओ रुक जाओ, पोल नहीं गया, रुक जाओ। पिछले वाले इस क्वेश्चन का पोल क्यों नहीं जा रहा है? पोल आ गया? कितने बच्चों को दिख रहा है पोल, कितने को नहीं दिख रहा है? नहीं आया ना? पोल क्यों नहीं जा रहा है? धक्का मार दूं क्या इस पोल को? कनेक्शन टाइम आउट दिखा रहा है, पोल नहीं जा रहा है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इज द राइट आंसर। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की पिक्चर है बाबू। हाँ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की पिक्चर है। अभी पोल नहीं गया, उसको धक्का मारूंगा जब जाए हो, कुछ तो दिक्कत होगी। कनेक्शन टाइम आउट दिखा रहा है बार बार। एक बार क्लास बंद करके फिर चालू करता हूं। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि टेक्निकल चीजें जब भी दिक्कत करे तो बंद करके चालू कर लेना चाहिए, है ना। ये तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, एग्जामिन द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी यूरोप। कल्चर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जब हम बात करते हैं किस चीज की, नेशन के बनने की। तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए 18th सेंचुरी यूरोप के बारे में बताओ। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे सबसे पहले तो रोमांटिसिज्म वाला आइडिया। ठीक है, रोमांटिसिज्म आइडिया एक्सप्लेन करोगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2026 में आए, अभी अभी ताजा ताजा। मैं आपको बता रहा हूं कि 5 नंबर के क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो आइडेंटिफाइड होते हैं, किन एरियाज से बनते हैं।
तो जैसे रोमांटिसिज्म पे अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया है तो ये एक बड़ा वेटेज है, इसको समझना। तो आपने रोमांटिसिज्म का आइडिया एक्सप्लेन करे कि एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा आइडियोलॉजी जिसमें आप फीलिंग, इमोशंस, इंट्यूशंस के बेसिस पे कंट्री बनाते हो रेदर देन फोकसिंग ऑन साइंस, वॉर, एग्रेशन, इन सारी चीजों पे। ठीक है, अब क्या है, 18th सेंचुरी यूरोप में कैसे रोमांटिसिज्म ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, तो सारे पॉइंटर्स लिख देना आप। ठीक है, किसका, तो जर्मनी का जोहान गॉटफ्रेड हर्डर वाला एग्जांपल लिखना। दूसरा एग्जांपल आप क्या लिखना कि कैसे कल्चर की मदद से कैरोल कुरपिंस्की ने, ठीक है, कैरोल कुरपिंस्की ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। फिर लैंग्वेज वाला एग्जांपल लिखना, लैंग्वेज वाले में अब बताना कैसे पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करा था प्रीस्ट वगैरह ने टू अपोज दी रशियन डोमिनेशन। और एक लास्ट में कंक्लूजन लिख देना जिसमें आप कंक्लूजन में अलाइन कर दोगे कि दीज आर द एग्जांपल व्हिच शोज दैट कल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, आया समझ में, लिख पाओगे एक अच्छा आंसर। मैंने तुम्हें पूरा आंसर बताया डिकोड करके, तुम्हें इसका एक अच्छा आंसर लिखना, लिख दोगे, कोशिश करना। आंसर रोज लिखना है, यही तो अपना गेम है मेन, कि एन आंसर अ डे कीप्स द एग्जाम फियर अवे। क्लियर है ना? आंसर लिखना बंद नहीं करना मेरे मित्र, लिख देंगे यस। हाउ डिड ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप? 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2020 में आया है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी उसने कैसे नेशनलिस्ट फीलिंग्स को मोबिलाइज करा। तो अब आपको पहले बताना होगा कि एक इंट्रो में आप बताएंगे कि ग्रीक की स्थिति थी क्या, कि ग्रीस जो था उसके लिए पूरे यूरोप में सेंटिमेंट जुड़े हुए थे, लेकिन वो ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था। ठीक है, अब ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था तो जब क्या होता है, बहुत सारे पोएट्स और आर्टिस्ट जो हैं, ठीक है, बहुत सारे पोएट्स एंड आर्टिस्ट जो थे उन्होंने क्या करा, दे लॉर्डेड ग्रीस एज द कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। उन्होंने उसको बड़ा चढ़ा के बताया कि अरे ग्रीस हमारा ग्रीस, उस टाइप से। और इसीलिए आप क्या देखते हो कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फिर शुरू होती है। ठीक है, इसीलिए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होती है, जिसमें पीपल फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि लॉर्ड बायरन जैसा एक पोएट था, इंग्लिश पोएट, जो यूके से गया लड़ाई के लिए, लेकिन उसको बुखार आ गया, है ना। तो आपको ग्रीस वाले टॉपिक का कंटेक्स्ट लिखना है बस, सिंपल। क्लियर हुआ? हाउ डिड द ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल, सेम, ठीक है, सेम एज प्रीवियस हो जाएगा। हाउ डिड द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अब ये मैंने 3 क्वेश्चन एक साथ क्यों लगाया बता रहा हूं कि सवाल बहरूपिया होता है। अब देखो क्या है, 3 क्वेश्चन लगाए हैं अपन ने, तीनों क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग अलग है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग, बताओ। हाउ डिड ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल अरोज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन यूरोप, बताओ। और तीसरा, हाउ डिड द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। लेकिन तीनों में आपको वही लिखना है जो पहले आंसर में बताया कि इंट्रोडक्शन में ग्रीस की स्थिति बताओ, फिर उसके बाद में बताओ पोएट्स और आर्टिस्ट ने उसके लिए हाइप अप किया, और लास्ट में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चली, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद में ग्रीस आजाद हुआ। तो सवाल अलग अलग शब्दों में पूछा जा सकता है, लेकिन जवाब वही जाएगा अगर आपने टॉपिक समझ लिया, क्वेश्चन समझ लिया तो। ठीक है, एनालाइज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। रोल ऑफ लैंग्वेज नेशनलिज्म फीलिंग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रही, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो लैंग्वेज ने क्या रोल प्ले करा है यहां पे, तो आप देखेंगे लैंग्वेज ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कि सबसे पहले तो क्या है कि नेशनलिस्ट या फिर नेशनल फीलिंग जो है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वॉज केप्ट अलाइव थ्रू इट, जिसका एग्जाम्पल आप बताओगे पोलैंड वालों ने यूज किया अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन, है ना। पोलैंड वालों ने यूज किया अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन। अब इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, पोलैंड वालों ने यूज किया अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन, नेशनलिज्म की फीलिंग वाज केप्ट अलाइव, पोलैंड वालों ने अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन इसका इस्तेमाल किया।
और एक और चीज क्या लिख सकते हैं इसमें, हाँ यारा कि जैसे प्रीस्ट एंड बिशप्स जो है उन्होंने क्या क्या प्रीचिंग के लिए प्रीचिंग लैंग्वेज वॉज यूज्ड, लैंग्वेज पूरा मिटा के लिख देता हूं तो कंफ्यूज हो जाओगे, लैंग्वेज वॉज यूज्ड फॉर प्रीचिंग, प्रीचिंग मतलब ज्ञान देना जिसको बोलते हैं ना, जैसे धर्म का जब ज्ञान दिया जाता है उसको प्रीचिंग बोला जाता है, एज ए नेशनलिस्ट स्ट्रगल, ठीक है, एक नेशनल सिंबल नेशनलिस्ट स्ट्रगल के लिए प्रीचिंग के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। तो कैसे देखो टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन बन के आ सकता है, पूरा टॉपिक एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहा करो। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग, अरे बहुत लगा दिया, इसको कितना लगा रहे हो, इसको हटा देंगे यहां से, वही ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाला है, ठीक है, सेम क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आ गया। 1830s वर कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ ग्रेट डिफिकल्टीज इन यूरोप, क्या लिखोगे इसमें बताओ जरा। 1830s वर कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ ग्रेट डिफिकल्टीज इन यूरोप, 3 नंबर में क्वेश्चन अगर मैं आपको देता हूं तो क्या लिखोगे, चैट में बताओ जरा फटाफट से। अगर ये क्वेश्चन मैं आपको 3 नंबर में देता हूं तो क्या लिखोगे, टेल मी फास्ट। बताइए। बताओ। एज ऑफ रेवोल्यूशन लिखेंगे। तो अब एज ऑफ रेवोल्यूशन में आपको 1830s वर कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ ग्रेट डिफिकल्टीज बताओ, तो उसमें आपको 1830s में फ्रांस के बारे में लिखना है ना, कि फ्रांस में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी, ध्यान रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, होमवर्क अटेम्प्ट करना बेटा, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। फिर फ्रांस को ही देख के जैसे अगर आप देखोगे तो फिर क्या होता है, वो व्हेन फ्रांस नीजेस वाला स्टेटमेंट है ना, व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड वाला, फिर उसके बाद में व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड वाला स्टेटमेंट लिखने के बाद में आप बेल्जियम का लिखोगे, ठीक, बेल्जियम के बाद में आप लिखोगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, सब 1830s में है। सॉर्टेड है, बताइए। एटीन 48 तक नहीं जाना, आप तो 1830s के लिखना, 3 नंबर में आप ये पूरा कवर कर लोगे, तीनों बनेगा ना आंसर। अब एक चैप्टर अभी खत्म नहीं हो रहा, अभी तो आधे पार्ट पे आए अपन। हाईलाइट दी 19th century poverty hunger, until the 19th century poverty and hunger were common in Europe। अब इसमें वो लिखना है हंगर हार्डशिप रिवॉल्ट वाला, क्या लिखोगे इसमें, हंगर हार्डशिप रिवॉल्ट वाला, पॉपुलेशन बढ़ गई है ना, जॉब की प्रॉब्लम थी, फूड शॉर्टेज था, मशीन मेड क्लोथ जो आ गए थे, तो ट्रेडर्स को दिक्कत हो रही थी ना, ट्रेडर्स वर इन प्रॉब्लम, ध्यान आ रहा है। ट्रेडर्स वर इन प्रॉब्लम, ये सारी चीजें लिखना रहेगी, ये सारी चीजें लिखना रहेगी तुम्हें, और इन्हीं कारणों से हम क्या बोलते हैं कि हंगर हार्डशिप एंड रिवॉल्ट वाला सिनेरियो बनता है पूरा, है ना, ठीक है। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब यहां से कहानी चेंज होगी। अभी तक हमने एज ऑफ रेवोल्यूशन और ये सब देखा, इसमें हम देख रहे थे कि जनता कैसे देश बनाने में आगे आ रही थी, एकजुट हो रही थी। अब हम जनता से आगे 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 उठेंगे और देखेंगे मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली एंड ब्रिटेन। तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो राजा होते थे ना, राजाओं ने भी देश बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द किंग देमसेल्व्स, जो रूलिंग क्लास थी, किंग्स थे,
दे देमसेल्व्स केम फॉरवर्ड टू मेक नेशंस, ठीक है, क्योंकि नेशन बनने से उनको दिख रहा था फायदा। तो हम यहां पे मेकिंग ऑफ जर्मनी देखेंगे, इटली की कहानी पढ़ेंगे, जर्मनी इटली और ब्रिटेन, ठीक है, जर्मनी इटली ब्रिटेन, हम ये कहानियां पढ़ने वाले हैं जर्मनी इटली ब्रिटेन की। क्लियर हुआ? मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली एंड ब्रिटेन ये अपन कल शुरू करेंगे, मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली एंड ब्रिटेन वाला पार्ट। क्लियर है? बताओ। हाँ आज नहीं करवा रहा हूं, आज आज जाओ, 10 मिनट पहले छोड़ दिया तुम्हें। हंगर हार्डशिप और रिवॉल्ट वाला पार्ट ही तो लिखना है कि इन सारी सिचुएशंस के चलते फ्रांस में सिचुएशन टर्मोइल हुई एंड पीपल रिवॉल्टेड, और लुई फिलिप जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ के जाना पड़ा और फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। क्लियर? चलो कोई डाउट? पिकाचो आ गया क्या? अरे पिकाचो नहीं आया है यार अभी। अब मैं बुलाता हूं उसको, फोन लगा के, पिकाचो आ जाओ, क्लास चालू हो गई, बहुत दिन हो गए, मामा के गांव बहुत चले गए ना। बेल्जियम पॉलिटिक्स का कहां से आया बाबू? बेल्जियम पॉलिटिक्स में भी, मतलब सिविक्स वाली बुक में भी, इसमें भी है बेल्जियम। जैसे हमने देखा कि जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना में फ्रांस के अराउंड सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप किए, तो एक स्टेट यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड भी बनाया था, और उस यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से ही 1830 में अलग होता है बेल्जियम, ब्रसेल्स में प्रोटेस्ट चलता है और बेल्जियम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है ना। बेल्जियन वॉफल्स जो आप खाते हो वो बेल्जियम से बन के आते हैं। चलो गॉट इट? चलो तो आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे तो कल अपन यहां से आगे बढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली वाले पार्ट से आगे उठाएंगे चीजों को। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, लव, गुलू गुलू।